जैसे ही गौरांग गुस्से में बाहर की ओर दौड़ा, रुद्रसेन ने तेजी से उसका रास्ता रोक लिया। रुक जा गौरांग, तुम नहीं जा सकते। उसकी आवाज सख्त थी। गुरुजी रास्ता छोड़ो, गौरांग ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हें पता है सर्गेश्वर कितना खतरनाक है? अगर मास्टर वहां गया तो वह मारा जाएगा, वो नहीं बचेगा। इस बीच बाकी लोग भी आंगन के दरवाजे तक पहुंच गए। हर कोई आर्यन की मदद के लिए जाना चाहता था। तभी यशवंत ने उनका रास्ता रोक लिया और गंभीर आवाज में बोला, सर्गेश्वर इतना शक्तिशाली है कि हम सब मिलकर भी उसके सामने टिक नहीं सकते। आर्यन अकेले क्यों गया? क्योंकि वह 3 साल पहले वाला मंजर दोबारा नहीं चाहता। वह जानता है कि उसका सामना सर्गेश्वर से है और वह तैयार है। रुद्रसेन ने भी कहा, और हाँ, हम सब जानते हैं आर्यन कोई जल्दबाजी में फैसला लेने वाला लड़का नहीं है। उसने जरूर सर्गेश्वर से निपटने की कोई योजना बनाई होगी। अगर हम अभी वहां गए तो हम बस उसके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। हमें वही करना है जो उसने कहा। ये सुनकर सबके चेहरे लटक गए। वह जानते थे कि रुद्रसेन सही कह रहा है। उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि वे अमर महल के एल्डरों तक से भी लड़ सके। सर्गेश्वर तो बहुत दूर की बात थी। सफीरा ने पास खड़ी आरू की ओर देखा और धीरे से पूछा, आरू क्या तुम कुछ महसूस कर सकती हो? कुछ दिख रहा है? आरू ने सिर हिलाया और बोली, सफीरा दीदी, मैंने आर्यन भाई से वादा किया था कि मैं उनके भविष्य को नहीं देखूंगी। मुझे पता है कि बुजुर्ग सर्गेश्वर कितना शक्तिशाली है। उसकी ऊर्जा ऐसी है जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन मुझे आर्यन भाई पर पूरा भरोसा है, वह ये कर सकते हैं। वह सचमुच भविष्य देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसे डर था कि कहीं वह आर्यन को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ ना देख ले। भविष्य देखना उसके लिए एक बोझ था जो हर बार उसे डराता था। सब चुप हो गए। माहौल में सन्नाटा छा गया। गौरांग ने गुस्से में पास पड़े एक पत्थर पर मुक्का मार दिया। पत्थर चटक गया और उसकी आवाज गूंज उठी, मैं सचमुच बेकार हूँ। उसने दुख और गुस्से में कहा, जैसे खुद को कोस रहा हो। उधर नक्षत्र नगर की गलियों में हंगामा सा मच गया था। हर कोई उस गर्जना के बारे में बात कर रहा था। वह आवाज किसकी थी? उसने सर्गेश्वर को चुनौती दी? क्या वह पागल हो गया है? यह आवाज जानी पहचानी सी लगती है। ये घमंडी लहजा कहीं सुना है। घमंड? सर्गेश्वर के सामने इतना घमंड कौन दिखा सकता है? उसे डर नहीं कि अगले साल यही दिन उसकी बरसी बन जाएगा? इतना घमंडी तो बस आर्यन हो सकता है। क्या ये वही है? नक्षत्र नगर में आर्यन का नाम आग की तरह फैल गया। लोग उत्साहित भी थे क्योंकि कोई तो ऐसा था जो उस अहंकारी सप्तचर्क महाविद्यालय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहा था। कोई ऐसा जो अमर महल को ललकार रहा था, जो भगवान से लड़ने की हिम्मत जुटा रहा था। नक्षत्र नगर के आम लोग अमर महल को स्वर्ग और सर्गेश्वर को उसका सर्वोच्च भगवान मानते थे। वह अजय थे जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अब लोग उनसे नफरत करते थे और आर्यन की यह गर्जना उनके दिलों को सुकून देने जैसी थी। सप्तचर्क पर्वत के शिखर पर आर्यन ने फिर से गर्जना की। सर्गेश्वर नीचे उतर। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की चट्टानें तक हिलने लगी। हवा में एक अजीब सा दबाव फैल गया। वहां मौजूद महाविद्यालय के अध्यक्ष और मास्टर उसे घूर रहे थे, लेकिन कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी एक अध्यक्ष से रहा नहीं गया और चिल्लाया, आर्यन तू हद से ज्यादा उछल रहा है। यहाँ इतना घमंड दिखाने की हिम्मत? तू जीने से तंग आ चुका है। एक मामूली सा मूलवीर और इतना अहंकार? तुझे सचमुच लगता है कि तू महाराज से टक्कर ले सकता है? अगर मैं तेरी जगह होता तो मृत्यु क्षेत्र से बचने के बाद कहीं छुपकर जिंदगी काट लेता, लेकिन तू यहाँ आकर मौत बुला रहा है। आर्यन ने उस अध्यक्ष को ठंडी नजरों से देखा और शांत पर खतरनाक लहजे में कहा, आज मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलना चाहता तो चुप रहो। मैं यहाँ सर्गेश्वर को मारने आया हूँ। तुम लोग बस किनारे खड़े होकर तमाशा देखो। मैंने पहले ही कहा था, मुझे भड़काने की कोशिश मत करना। वो उनके साथ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका निशाना सिर्फ सर्गेश्वर था। लेकिन कुछ लोग हमेशा अपनी औकात भूल जाते हैं। तभी अमर महल का वह एल्डर गुस्से से लाल हो गया। उसके शरीर से स्वर्गवीर की शक्तियां निकलने लगी। उसकी हथेली में नीली लाल ऊर्जा चमक रही थी। उसने एक मुक्का बनाया और आर्यन की ओर पूरी ताकत से लपका। कुत्ते मार। आर्यन की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने अपने कंधे पर टिका भारी भरकम ड्रैगन स्लेयर उठाया और अचानक उसकी आकृति हवा में गायब हो गई। अगले ही पल एक जोरदार चीख गूंजी। एक सिर हवा में उछला और खून की धार चारों ओर बिखर गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आर्यन का शरीर वापस उसी जगह दिखा। उसने भयानक लहजे में कहा, मैं सचमुच किसी को मारना नहीं चाहता तो मुझसे दूर रहो। मैं सिर्फ यहाँ सर्गेश्वर को मारने आया हूँ और फिर चला जाऊंगा। उसके शब्द बेहद ठंडे थे। आखिरी शब्दों में इतना दबाव था कि सुनने वालों की रूह कांप गई। 3 साल पहले का आर्यन और आज का आर्यन जैसे दो अलग अलग इंसान हो। मृत्यु क्षेत्र में 3 साल रहने ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसकी आभा, उसका रवैया, सब कुछ अब डरावना था। एक स्वर्गवीर स्तर का एल्डर पल में मारा गया। ये कितना भयानक था। 3 साल पहले आर्यन उस एल्डर के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाता, लेकिन अब वह किसी राक्षस की तरह लग रहा था। इस दृश्य को देखने वाले महाविद्यालय के सभी मास्टर और शिष्य सन्न रह गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। कोई भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, यहाँ तक कि वे सांस लेना भी भूल गए। उसी वक्त अमर महल के गहरे कक्ष में सर्गेश्वर वम दर्पण के सामने खड़ा था। उसे आर्यन की हर हरकत साफ दिख रही थी। सर्गेश्वर के होठों
होठों पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान उभरी। उसने धीरे से लेकिन गहरे तिरस्कार के साथ कहा, आर्यन तू खुद अपनी मौत को बुला रहा है, अब मुझे दोष मत देना। तभी अमर महल के भारी दरवाजे खुल गए। एक ऐसी शक्ति बाहर निकली जिसने पूरे नक्षत्र नगर को अपने आगोश में ले लिया। आकाश में काले बादल छा गए जैसे कोई प्रलयकारी तूफान आने वाला हो। आसमान में सर्गेश्वर की आकृति धीरे धीरे हवा में तैरती हुई प्रकट हुई। उसका लंबा सफेद लबादा हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह खुद को अमरद्वीप का भगवान मानता हो। वास्तव में वह अपने दिल में यही सोचता था, वह सर्वोच्च है, अजय है। आर्यन, सर्गेश्वर की आवाज आसमान से गूंजी जैसे बिजली कड़क रही हो। उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, मृत्यु क्षेत्र से किसी तरह रेंगकर बाहर आया है, तुझे एक कुत्ते की तरह जिंदगी काटनी चाहिए थी, लेकिन तू यहाँ मरने चला आया। बता, क्या तू सचमुच मेरे हाथों मरना चाहता है? उसकी आवाज में इतना दबाव था कि जमीन कांपने लगी। आसपास खड़े मास्टर और शिष्य अपने घुटनों पर आ गए। सर्गेश्वर की शक्ति 3 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा थी। उसका एक शब्द ही लोगों को कुचलने के लायक काफी था। आर्यन का दिमाग और उसकी चेतना भी कांप उठी, लेकिन आर्यन भी अब पुराना आर्यन नहीं था। उसके होठों का कोना हल्का सा ऊपर उठा और उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब तक मैं तुझे नहीं मारूंगा तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा? सर्गेश्वर, तूने पूरे अमरद्वीप को गंदगी में डुबोकर रख दिया है। अमरद्वीप के सम्राट के तौर पर तूने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तुझे सचमुच लगता है कि तू अब भी सम्राट बनने लायक है? सर्गेश्वर ने ठहाका लगाया, तो क्या हुआ अगर गंदगी में डूब गया? नश्वर इंसान चींटियों जैसे हैं, कुछ मर भी गए तो भी क्या? उल्टा तू यह बातें कहकर क्या करना चाहता है? क्या तू अमरद्वीप का सम्राट बनना चाहता है? हाँ हाँ, आर्यन ने बिना हिचके साफ और दमदार आवाज में कहा, हाँ मैं अमरद्वीप का सम्राट बनूंगा, मैं तेरी जगह लूंगा। ये शब्द सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। ये बगावत थी, यह ऐसे शब्द थे जो कोई साधारण योद्धा सोच भी नहीं सकता। आर्यन जो सिर्फ एक मूलवीर स्तर का योद्धा था, सर्गेश्वर की गद्दी को चुनौती दे रहा था। ये तो सीधे मौत को गले लगाने जैसा था, लेकिन आर्यन का मकसद बड़ा था। उसे पता था कि 3 दिन बाद राक्षसी बीस्ट और उनकी 10 लाख राक्षसों की फौज नक्षत्र नगर पर हमला करेगी। मेघना ने पिछले 3 साल में जितनी ताकत इकट्ठा की, वह उस हमले के सामने कुछ भी नहीं थी। सिर्फ एक ही रास्ता था, पूरे नक्षत्र नगर की ताकत को एकजुट करना, और यह सिर्फ अमरद्वीप का सम्राट ही कर सकता था। सम्राट बनने का मतलब था सर्गेश्वर को हटाना, सम्राट बनने का मतलब था पूरे अमर महल को चुनौती देना, सम्राट बनने का मतलब था हर उस शख्स को हुक्म देना जो उसकी बात ना माने, और जो ना माने उसे खत्म कर देना। ऐसी ताकत के साथ ही उस तबाही को रोका जा सकता था। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं था। सर्गेश्वर की ताकत ऐसी थी कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन आर्यन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे यह करना ही था, वरना नक्षत्र नगर तबाह हो जाता। हाँ, सर्गेश्वर ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। हाँ, अमरद्वीप का सम्राट तू? सप्तचर्क महाविद्यालय के मास्टर और शिष्य भी हंस पड़े। उनके लिए यह मजाक था। सर्गेश्वर का पद अमर महल ने चुना था, उसकी जगह लेना मतलब था पूरे अमर महल से दुश्मनी मोल लेना, और एक मूलवीर स्तर का योद्धा ऐसा कैसे कर सकता था? सर्गेश्वर ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा, और तू मेरी जगह कैसे लेगा? आर्यन ने साफ शब्दों में जवाब दिया, बहुत आसान है, तुझे मारकर। हाँ, सर्गेश्वर फिर से पागलों की तरह हंसा। उसकी हंसी में तिरस्कार और अहंकार था। आर्यन, पहले मुझे लगता था तेरे अंदर कुछ तो बात है, जोखिम उठाता है, मारने का जिगर भी है, सहनशक्ति है और घमंड भी। यह वो जोश है जो एक योद्धा में होना चाहिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है तू बहुत नादान है। क्या तुझे सचमुच लगता है कि तुम सिंह परिवार के लोग जन्म से अजय हो? असल में तू तो बस एक कीड़ा है जिसकी किस्मत दूसरों के हाथ में है, बस तुझे ये पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, आर्यन ने उसकी बात काटते हुए कहा, सर्गेश्वर यह बेकार की बकवास बंद कर, मेरे पास तेरे साथ वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। आलत बात खत्म होते ही आर्यन के शरीर से एक जबरदस्त शक्ति फट पड़ी। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर थर्रा उठा और उससे काली लौ जैसी शक्तियां पागलपन से उठने लगी। यह शक्ति इतनी खतरनाक थी कि आसपास की हवा गर्म हो गई। सर्गेश्वर ने तिरस्कार भरी ठंडी हंसी हंसी, सचमुच आर्यन, मेरी नजरों में तू कूड़ा कचरा है। अचानक सर्गेश्वर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ हवा में अपनी हथेली लहराई। उसकी 5 उंगलियों से निकली शक्ति एक विशाल हथेली का रूप लेते हुए नीचे गिरी, जैसे आसमान से कोई दैत्य आर्यन को कुचलने के लिए उतर रहा हो। नालायक, चुपचाप नरक में जा, सर्गेश्वर ने ठंडे लहजे में कहा। विशाल हथेली आर्यन के ऊपर गिरी और उसे सीधे नीचे के एक पहाड़ में दे मारा। पहाड़ चकनाचूर हो गया और धमाके की आवाज ने आसमान तक को हिला दिया। धूल और धुएं का गुब्बार हवा में फैल गया। पल में मारा गया। बुजुर्ग सर्गेश्वर वाकई सम्राट है। आर्यन जैसे कीड़े का उनसे कोई मुकाबला नहीं, बस एक मूलवीर। महाराज तो दिव्य वीर है, चंद्रनेत्र और अमर महल के पूर्वजों को छोड़कर कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। आर्यन, वो तो बस एक मजाक है। सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग यही सोच रहे थे कि आर्यन एक ही वार में खत्म हो गया। सर्गेश्वर की नजरों में भी यही था। उसके लिए आर्यन कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं था, बस एक कीड़ा था जिसे वह आसानी से कुचल सकता था। लेकिन जब सभी लोग आर्यन का मजाक उड़ा रहे थे, तभी आसमान में खड़े सर्गेश्वर के सामने एक आयामी दरार फटी और उसमें
जिसमें से आर्यन बाहर निकला उसके कपड़ों पर धूल का एक कण तक नहीं था। जख्म तो दूर की बात थी, जैसे ही वह विशाल हथेली उससे टकराने वाली थी उसने तुरंत आयामी रिफ्ट तकनीक इस्तेमाल की और उस वॉर से बच गया। दरार से बाहर निकलते ही आर्यन ने अपने दोनों हाथों को कसकर एक घूंसा बनाया जिस पर आदमखोर किंग कॉन्ग की छाया थी और उसने मुक्का सीधे सर्गेश्वर के सीने पर दे मारा। सर्गेश्वर को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला, उसका शरीर एक कटी पतंग की तरह हवा में उछला और 1000 मीटर दूर उड़ गया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। ये क्या हुआ? उसने महाराज के हमले को कैसे टाल दिया? वह आयामी दरार से बाहर कैसे आया? उसने बुजुर्ग सर्गेश्वर को चोट कैसे पहुंचाई? एक के बाद एक सवाल उनके दिमाग में उठ रहे थे जिनका जवाब वह नहीं समझ पा रहे थे। आखिर हो क्या रहा था? यहाँ तक कि खुद सर्गेश्वर भी इसे समझ नहीं पाया। असल में इस दुनिया के लोगों को आयामी रिफ्ट जैसी किसी चीज का नाम भी नहीं पता था, फिर वह आयामी रिफ्ट तकनीक कैसे जान सकते थे? आर्यन के होठों का कोना हल्के से उठा और उसने कहा, सर्गेश्वर मजा आया। सर्गेश्वर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने आर्यन को घूरते हुए दांत पीसकर कहा, नालायक, मरने के लिए तैयार हो जा। पहले स्तर के दिव्यवीर की पूरी शक्ति फट पड़ी। सर्गेश्वर का शरीर एक जबरदस्त बदलाव से गुजरा, उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आंखों से देखना मुश्किल था। वह पलक झपकते ही आर्यन के सामने पहुंच गया। उसकी हथेली पर एक पीली रोशनी उभरी और उसने वह हथेली सीधे आर्यन के सीने पर दे मारी। फट उसी समय आर्यन भी चिल्लाया, क्रिम्सन ड्रैगन आठों। क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षात्मक शक्ति पूरी तरह छोड़ दी गई। उसी पल आर्यन की सोच हिली। दूसरे लेवल का सुपर सोल मोड। आर्यन की आभा एकदम बदल गई, वह सुपर आर्यन बन गया। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षात्मक शक्ति ने सर्गेश्वर के वार की ज्यादातर ताकत को बेअसर कर दिया। फिर भी वो हमला इतना भयानक था कि आर्यन का शरीर डगमगा गया, उसके सीने में खून उबलने लगा और उसने मुंह से एक घूंट खून उगल दिया। लेकिन आर्यन पीछे नहीं हटा, वह जानता था कि रफ्तार में वह सर्गेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने सिर्फ उस पल को पकड़ा जब सर्गेश्वर ने हमला किया और फिर पूरी ताकत से जवाबी वार किया। सोमसूत्र फलक हथेली। आर्यन के हाथ से एक विशाल सुनहरी रोशनी की हथेली का वार निकला। ये हथेली फलक शक्ति से भरी थी जो सब कुछ तबाह कर सकती थी। वो सुनहरी हथेली सर्गेश्वर के सीने पर जोर से फटी। सर्गेश्वर के सिर के ऊपर एक गंभीर नुकसान का अंक उभरा और साथ ही उसकी एचपी दिखाई दी। जब आर्यन ने वह आंकड़ा देखा उसका दिमाग सुन्न हो गया। 1 अरब की एचपी, ये तो पागलपन है। उसने कई किंग और एपरा देखे थे लेकिन 1 अरब की एचपी यह पहली बार था। इसे मारना कैसे मुमकिन था? ये बहुत मुश्किल था। दूसरों के लिए ऐसा ही था लेकिन एक पागल के लिए जितनी ज्यादा एचपी उतनी ही ज्यादा एक्सपी और उतने ही ज्यादा दिव्य अस्त्र मिलते, या शायद प्राचीन दिव्य हथियार भी। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, सर्गेश्वर, मैंने तेरे लिए 100 अमर मूल्य पहले से तैयार कर रखे हैं। सर्गेश्वर की पागलपन भरी हंसी गूंज रही थी। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, लगता है 3 साल में तूने काफी कुछ सीख लिया पर इसका कोई फायदा नहीं। मेरी नजरों में तू अब भी एक चींटी है। उसकी आकृति अचानक फैल गई जैसे कोई विशाल छाया पूरे आसमान को ढक रही हो। हवा में उसकी शक्तियों का दबाव इतना भारी था कि पर्वत हिलने लगे। पूरा नक्षत्र नगर उसकी शक्ति के सामने कांप रहा था। इस अमर द्वीप में मैं ही आसमान हूँ। आर्यन, तू आसमान से नहीं लड़ सकता। हाँ। सर्गेश्वर की हंसी खत्म होते ही उसकी शक्ति कुचलती हुई नीचे आए। आर्य का शरीर अचानक दब गया। उसे अब सर्गेश्वर की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हो रहा था, बस इतना महसूस हो रहा था कि सर्गेश्वर हर जगह है, हर सांस में, हर कण में। आर्यन मन ही मन हैरान था, क्या यह उसकी असली शक्ति है? सच में बहुत डरावनी है। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा उसके पास आसमानी शक्ति है। आर्यन ने जवाब दिया, भले ही उसके पास कोई भी शक्ति हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वह आसमान नहीं है और अगर वह आसमान होता तब भी मैं उसमें छेद कर देता। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर गर्जना की। 8 स्तरीय सोल सटम तकनीक मेरे लिए खुल। उसके शरीर के अंदर एक घंटी सी बजी और 256 गुना शक्तियां फट पड़ी। सुपर सोल मोड में उसकी शक्तियां पागलपन से जल रही थी। उसकी अमर ऊर्जा तेजी से खर्च हो रही थी लेकिन आर्यन रुका नहीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि तू कौन है सर्गेश्वर, आज मैं तुझे हर हाल में ठिकाने लगाऊंगा। आर्यन के पैर हिले और उसका शरीर बिजली की रफ्तार से आसमान की ओर उछला। उसने दोनों हाथों से मुक्के बनाए और पागलपन से आसमान में वार करने लगा। हर मुक्के से आग की लपटें निकल रही थी, बिजली कड़क रही थी और आयामों में दरारें पड़ रही थी। वो बिना रुके बस धड़ाधड़ मुक्के चलाता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुक्के किसी मांस से टकरा रहे हो, मगर उसे नहीं पता था कि सर्गेश्वर कहाँ है। वह बस वार पर वार कर रहा था। जैसे जैसे उसकी गति बढ़ी उसके मुक्कों की शक्ति और भयानक होती गई, लेकिन सर्गेश्वर की आसमानी शक्ति लगातार कसती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की एक परत ने आर्यन को पूरी तरह लपेट लिया हो। दबाव इतना खतरनाक था कि उसका शरीर टूटने की कगार पर था। अमर महल में वम दर्पण के सामने खड़े एल्डर ये दृश्य देखकर हैरान थे। एक एल्डर ने चिल्लाकर कहा, आसमानी समाधि यही है। उसने सचमुच महाराज को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उन्होंने आसमानी समाधि का इस्तेमाल किया। मानना पड़ेगा
रहेगा, ये लड़का वाकई कमाल है। दूसरा एल्डर बोला, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, ये जल्द ही मरने वाला है। हाँ, इसे नहीं पता कि आसमान कितना बड़ा है, हमारे अमर महल से लड़ने चला है, ये तो सीधे मौत को बुलाने जैसा है। एक और एल्डर ने तंज कसा, ये आर्यन बहुत घमंडी है, 3 साल पहले का सबक काफी नहीं था, इस बार महाराज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आसमानी समाधि यह अमर महल की एक गुप्त और निश्चित तकनीक थी, यह इतनी खतरनाक थी कि न सिर्फ दुश्मन के लिए बल्कि इसे सीखने वाले के लिए भी घातक थी। सर्गेश्वर पहला इंसान था जिसने इसे पूरी तरह सीख लिया था। अब जब वह इसके खतरों को पार कर चुका था तो ये तकनीक उसके दुश्मनों के लिए मौत का फरमान थी, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसी वक्त अमर महल के एक गुप्त कक्ष में पृथ्वीराज की भौहें सिकुड़ गई, उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। लगता है तू सचमुच मुझे ज्यादा जीने देना नहीं चाहता, तूने आसमानी समाधि तकनीक तक इस्तेमाल कर ली, मैंने तुझे वाक्य का मानका था, तूने इस तकनीक को इस स्तर तक सीख लिया। पृथ्वीराज की आंखों में हैरानी थी, इससे पता चलता था कि आसमानी समाधि तकनीक कितनी खतरनाक थी, लेकिन वह जल्दबाजी में कुछ भी करने वाला नहीं था, बस चुपचाप इंतजार करने लगा। उधर आसमान की एक परत टूटी और आर्यन को पूरी तरह से लपेट लिया, फिर दूसरी परत, तीसरी परत और लगातार 9 आसमानी परतों ने उसे केकड़े की तरह जकड़ लिया। सर्गेश्वर की पागल हंसी फिर गूंजी, नालायक, नर्क में जा, 9 आसमानी परतें, आसमानी नर्क खुल जा। 9 परतों के बीच शून्य में एक विशाल दरवाजा खुला जिसे नर्क द्वार भी कहा जाता था। द्वार ने आर्यन को अपनी ओर खींच लिया और उसे इस ढंग से जकड़ा जैसे कैदी को खंभे पर लटकाकर मौत की सजा बोलने वाली हो। हालांकि सब कुछ अदृश्य शक्तियों द्वारा हो रहा था, नीचे खड़े लोग बस ये देख पा रहे थे कि वह आसमान में लटका हुआ है, बस स्वर्गवीर स्तर के योद्धा ही उन शक्तियों को देख और महसूस कर सकते थे कि वह कितनी खतरनाक थी। आर्यन पूरी तरह जकड़ा हुआ था, चारों तरफ से भयानक शक्तियां उससे कुचल रही थी, उसका शरीर टूटने की कगार पर था, हड्डियां चटक रही थी और खून त्वचा से रिस रहा था। पूर्वज रुद्रदेव ने धीरे से कहा, लड़के क्या मैं जरूरत नहीं। आर्यन ने उनको अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत मना कर दिया। समुद्री ड्रैगन ने भी घबराते हुए कहा, मास्टर उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, तुम इसे बिल्कुल नहीं झेल सकते, हमें बाहर क्यों नहीं निकालते। जिंदगी और मौत के इस पल में समुद्री ड्रैगन को और कुछ नहीं सूझ रहा था। आर्यन ने कहा, जरूरत नहीं। फिर उसने पूर्वज रुद्रदेव से पूछा, मैं इस शक्ति को तो झेल सकता हूँ पर मुझे सर्गेश्वर की जगह नहीं मिल रही, पूर्वज मुझे उसकी सही जगह पकड़ने में मदद करो। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, ठीक है। जैसे ही 9 आसमानी परतें पूरी तरह कसी, आसमान और धरती कांप उठे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया हिल गई हो। 9 आसमान से लेकर 9 नर्क तक हर कोई इस ताकत से थर्रा रहा था। आसमानी समाधि की शक्ति इतनी भयानक थी कि भूत प्रेत भी डर गए, लेकिन चाहे शक्ति कितनी भी ज्यादा हो, आर्यन के खिलाफ इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसके पास अभी कई तृप्त के पत्ते थे। उसने गर्जना की, गॉड बॉडी। आर्यन ने अपने खून से सने बाल ठीक किए और मुस्कुराते हुए बोला, चल सर्गेश्वर, देखते हैं तेरे अंदर कितना दम है। उसकी आवाज में जोश तो था, लेकिन चारों तरफ से गूंजती जोरदार चीखें उस पर भारी पड़ रही थी। उसका शरीर जैसे किसी दूसरी दुनिया में फंस गया हो और खतरनाक शक्तियां लगातार उस पर हमला कर रही थी। उसकी गॉड बॉडी उसे शारीरिक रूप से अजय बनाए हुए थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग पर लगातार हमले हो रहे थे। गॉड बॉडी शारीरिक रक्षा तो दे सकती थी, लेकिन मानसिक नहीं, यहाँ तक कि क्रिम्सन ड्रैगन की ताकत भी इन हमलों को पूरी तरह नहीं रोक पा रही थी। पहली आसमानी परत का विस्फोट पहले ही आर्यन को पूरी तरह हिला चुका था, दूसरी परत का हमला और भी ज्यादा भयानक था। आर्यन ने दांत पीस ली, उसे अंदरूनी रूप से बुरी तरह कुचला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कैद में फंसा कोई उग्र जानवर हो, लेकिन चाहे कितनी भी उग्रता से उसने छूटने की कोशिश की, वो उस कैद को नहीं तोड़ पा रहा था। वो नाक था, बहुत नाक। तीसरी आसमानी परत फटी, आर्यन के सुनहरे शरीर के नीचे मुंह के कोने से खून की एक धार बहने लगी। उसकी चेतना अब बिल्कुल टूटने की कगार पर थी। अगर 9 ताम्र पुरुष उसकी चेतना की रक्षा नहीं कर रहे होते तो वह कब का फट चुकी होती। भले ही उसका शरीर न मरे, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती। चौथी आसमानी परत फटी, सर्गेश्वर पागलपन से हंसा। हाँ आर्यन, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा होगा है ना। हाँ, मेरे साथ लड़ने का यही अंजाम है। 5वीं आसमानी परत फटी, मेरे साथ लड़ेगा। तुझे लगता है तू सिंह परिवार का है तो बहुत बड़ा है, तुझे लगता है तू भविष्यवाणी का पात्र है तो बहुत खास है, फिर भी तू मेरे सामने दबा हुआ है। यही है तेरी बगावत का नतीजा। अगर तू अपने मरे बाप की तरह, कुत्ते की तरह आज्ञाकारी होता तो शायद कुछ साल और जी लेता। हाँ, सर्गेश्वर ने तंज कसते हुए कहा। 6ठी आसमानी परत फटी, आर्यन का पूरा शरीर खून से तर हो गया, उसके आंतरिक अंग अपनी जगह से खिसकने लगे थे। उसकी चेतना बड़ी मुश्किल से टिकी हुई थी, यहाँ तक कि ड्रैगन का सिर और शरीर भी इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी ड्रैगन एप्रर की तिरस्कार भरी आवाज गूंजी, लड़के क्या तू सचमुच इतना बेकार है? तेरे जैसा कोई विपदा का सामना कैसे करेगा? क्या तू ऐसे ड्रैगन क्षेत्र को खोलेगा? तू कुछ नहीं कर सकता तो अपना शरीर मुझे सौंप दे, मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। जिंदगी और मौत के इस पल में ड्रैगन एप्रर की चेतना भी उसे ताने मार रही थी। उसी वक्त 7वीं आसमानी परत फटी, आर्यन का सुनहरा शरीर
शरीर पूरी तरह खून से लथपथ हो गया। उसकी आंखें लाल थी लेकिन उनमें अभी एक जिद भरी चमक थी। सर्गेश्वर और ड्रैगन एप्र की घमंडी हंसी सुनकर उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। इस तरह के हमले के लिए वह तैयार नहीं था। इन 3 सालों में उसने अपनी शक्तियों को कई गुना बढ़ा लिया था, लेकिन सर्गेश्वर भी कम नहीं था, उसने भी अपनी शक्तियां बढ़ाई थी। वह अब पूर्ण रूप से दिव्य वीर बन चुका था। उसकी शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी और आसमानी समाधि जैसी निश्चित तकनीक का इस्तेमाल करके सर्गेश्वर ने साफ कर दिया था कि वह आर्यन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इस बार वह आर्यन को बिल्कुल भी दूसरा मौका नहीं देना चाहता था। वह कुछ लोगों की उम्मीद तोड़ना चाहता था। जब उन लोगों की उम्र खत्म होगी वह अकेला इस धरती पर राज करेगा। चंद्रनेत्र, पितृराज और दारकाश वह सबको कुचल देगा। जब उनकी उम्र खत्म होगी वह इस दुनिया का अकेला राजा होगा, एक भगवान जैसा राजा। बस ड्रैगन क्षेत्र नहीं खुलना चाहिए। जो भी प्राचीन लोग 900 साल पार कर चुके थे जल्द ही उम्र पूरी होने से खुद मर जाएंगे, और वो अब भी बस 550 साल का था। उसके पास अभी भी 400 साल से ज्यादा का समय था। उसके पास ढेर सारा समय था, इसीलिए आर्यन को मरना ही होगा। गुरुदेव, सर्गेश्वर ने अपने दिल में हंसते हुए कहा, पहले मैं तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह जीता था। तुमने मुझे एक कुत्ते की तरह पाला। मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे लिए था, लेकिन अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। तुम्हारी जिंदगी अब बस 2 साल की बची है, तो आराम से मरो। ड्रैगन क्षेत्र, उसे भूल जाओ। हाँ, उसके दिमाग में एक ही बात थी, आर्यन के मरते ही सिंह परिवार खत्म हो जाएगा, फिर कोई भविष्यवाणी का पात्र इस दुनिया में नहीं होगा। सब कुछ वही और उसका होगा। 8वीं आसमानी परत फटो। सर्गेश्वर ने गर्जना की। आसमानी परत में फिर से धमाकेदार विस्फोट हुआ। आर्यन का शरीर पूरी तरह जकड़ा हुआ था। उसका मन और चेतना टूटने की कगार पर थे। दर्द इतना था कि वह चीख उठा। ये दर्द ऐसा था जैसे उसकी आत्मा को कुचला जा रहा हो। शिवगिरी वासिका आरू का शरीर कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन भाई, वो मर रहे हैं। उसकी आवाज में डर और दर्द था। पिताजी, जाओ, आर्यन भाई को बचाओ। गौरांग भाई, कृपया उन्हें बचा लो। दीदी, उसने एस्पिरा की ओर देखते हुए कहा, आर्यन भाई और नहीं टिक पाएंगे, उन्हें बचाओ। आरू ने आर्यन का भविष्य नहीं देखा था, पर उसने उसकी ऊर्जा को महसूस किया था। वो दर्द, वो तकलीफ, वो सब कुछ जो आर्यन सह रहा था उसे महसूस हो रहा था। गौरांग गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने शरीर को जोर से धकेला और आंगन की दीवार को तोड़ते हुए एक मोटी बिजली की तरह उड़ गया। उसने गर्जना की, सर्गेश्वर, अगर तूने मेरे मास्टर को छुआ तो मैं तेरी कब्र में सोई पुश्तों तक को खत्म कर दूंगा। रुद्रसेन का शरीर भी कांप रहा था। उसने अपना होश खो दिया और गौरांग के पीछे उड़ान भरी। एस्फिरा और बाकी लोग भी उनके पीछे दौड़ पड़े। सबके चेहरों पर डर था। 3 साल पहले का वह खौफनाक मंजर उनके दिमाग में फिर से जिंदा हो गया। इस बार यह और भी भयानक था। नक्षत्र नगर की गलियों में अनगिनत लोग अपनी मुठ्ठियां कसकर आसमान की ओर देख रहे थे। उनके दिल चुपके से प्रार्थना कर रहे थे, यंग मास्टर आर्यन, तुम्हें टिकना होगा। आर्यन, तुम्हें टिकना होगा। उनके लिए आर्यन एक नायक था। अगर वह गिर गया तो अमरद्वीप में कोई उम्मीद नहीं बचेगी। सर्गेश्वर का राज्य और गहरा हो जाएगा और नगर की हर सांस उसकी गुलामी में होगी। सप्तचर्क महाविद्यालय में अमर महल के एल्डर जोर जोर से हंस रहे थे। हाँ नालायक और घमंड दिखा और उछल, अब तेरा खेल खत्म, अब तू मरने वाला है। हाँ बुर्जुर्ग, सर्गेश्वर महान है। हाँ, वे चाहते थे कि आर्यन मरे। उनके लिए वह एक आपदा था। अगर वह जिंदा रहा तो अमर महल की सत्ता खतरे में पड़ सकती थी। सर्गेश्वर ने आसमान में अमर महल की ओर देखा और अपने दिल में कहा, गुरुदेव, अब तुम कुछ भी कर लो, आर्यन को नहीं बचा सकते। तुम्हारी आखिरी उम्मीद खत्म होने वाली है। हाँ, कुछ सालों में मैं अमरद्वीप का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा। 9वीं परत फटो। उसने गर्जना की। अमर महल में पथराज का चेहरा क्रूर हो गया। उसका शरीर अचानक से गायब हो गया। वह आर्यन को मरने नहीं दे सकता था, बिल्कुल नहीं। आर्यन ड्रैगन क्षेत्र खोलने की उसकी आखिरी उम्मीद था। अब उसके पास सिर्फ 2 साल की उम्र बची थी। अगर वह इन 2 सालों में अमरसूत्र और ड्रैगन क्षेत्र के गुप्त खजाने तक नहीं पहुंच सका तो वह उम्र के तकाजे के कारण मर जाएगा। जैसे ही पितृराज वहां पहुंचा, एक खतरनाक शक्ति कुचलती हुई आई। उसने चिल्लाकर कहा, पितृराज रुक। सर्गेश्वर उस शक्ति का जवाब नहीं दे सका। वह पल में कुचल गया और उसका शरीर जमीन में धंस गया। एक गहरा गड्ढा बन गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और खून पागलपन से उछल रहा था, लेकिन वह फिर भी हंसा। गुरुदेव, अब बहुत देर हो चुकी है। आर्यन मरने वाला है और तुम्हारी आखिरी उम्मीद खत्म होने वाली है। हाँ, सर्गेश्वर को दर्द का एहसास ही नहीं था, क्योंकि वह आखिरी विजेता था। वह पागलपन से हंस रहा था। भले ही उसका शरीर बुरी तरह घायल था, उसे जरा भी परवाह नहीं थी। 9वीं आसमानी परत का विस्फोट शुरू हो चुका था। आर्यन इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। वह जरूर मरेगा। हाँ, सर्गेश्वर गर्व से हंसा। उधर जिस पल 9वीं आसमानी परत फटी, आर्यन ने अपने दिल में कहा, पूर्वज, अब ठीक है। पूर्वज, रुद्रदेव ने कहा, लगभग तेरा शरीर टूटने की कगार पर है और तेरे शरीर में छुपी ब्लड लाइन टूट चुकी है। अब तेरा शरीर पूरी तरह से नई ब्लड लाइन को अपनाने के लिए तैयार है, पर तू जो कर रहा है वह बहुत खतरनाक है। ब्लड लाइन की ताकत कोई मामूली चीज नहीं थी। यह एक खास ऊर्जा थी जो हर योद्धा के खून में छुपी होती थी। इस दुनिया में हजारों लाखों तरह की ब्लड लाइन थी और हर एक की अपनी अलग शक्ति थी। यह शक्तियां योद्धाओं को उनकी सीमाओं से परे ले जाती थी। यह उन्हें आसमान छूने की ताकत देती थी, उन्हें हर किसी के सामने रब जमाने का मौका देती थी। रीवा की अग्निपंख ब्लड लाइन, एस्फरा की गुलशिता परी ब्लड लाइन, नावेद की हाइड्रा गॉड ब्लड लाइन और दक्षिण तरंग महाद्वीप में पाठ की प्राचीन सम्राट ब्लड लाइन। आर्यन ने कई बार इन ब्लड लाइन से जलन महसूस की थी। हर बार वह पूर्वज रुद्रदेव से
पूछता था मेरी ब्लड लाइन कब बनेगी, मेरी अपनी ब्लड लाइन। पिछले 3-4 सालों से रुद्रदेव दिन रात मेहनत कर रहे थे। उन्होंने हजारों ब्लड लाइनों को सोखा, उनका अध्ययन किया और आखिरकार वह एक ऐसी ब्लड लाइन बनाने में कामयाब हो गए जो सिर्फ आर्यन के लिए थी। लेकिन आर्यन का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं था। लोग कहते थे कि उसके शरीर में शून्य ड्रैगन ब्लड था, मगर कोई नहीं जानता था कि उसके शरीर में एक अनजान ब्लड लाइन की शक्ति थी। इस शक्ति को पूरी तरह से बाहर निकालना जरूरी था ताकि उसका शरीर खाली हो जाए, तभी वह नई ब्लड लाइन को ग्रहण कर सकता था। पूर्वज जल्दी करो, आर्यन ने हड़बड़ी में कहा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। 9वीं आसमानी परत फट चुकी थी, उसका शरीर अब और नहीं झेल सकता था। अगर और देर हुई तो वह सचमुच मर जाएगा। आर्यन सर्गेश्वर की आसमानी समाधि तकनीक के हमले की शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था। वह उसकी शक्तियों का दबाव झेल रहा था ताकि अपने खून में छुपी पुरानी ब्लड लाइन को पूरी तरह से बाहर निकाल सके। यही वजह थी कि वह अब तक उन हमलों को झेल रहा था। 8वीं आसमानी परत फटते ही उसकी पुरानी ब्लड लाइन खत्म हो गई थी। उसका शरीर अब खाली पात्र की तरह था जो नई ब्लड लाइन को सोखने के लिए तैयार था। उसकी यह चाल बेहद खतरनाक थी। यह ऐसा था जैसे वह आग के समुद्र में कूद रहा हो। एक गलत कदम और सब खत्म। पूर्वज रुद्रदेव ने और वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी, लड़के तैयार हो जा, बस एक पल का वक्त है और तुझे बहुत दर्द होगा। तुरंत रुद्रदेव की सोच से आर्यन के शरीर में एक जबरदस्त शक्ति फट पड़ी। उनके हाथ में एक खून की बूंद तैर रही थी। चल अब जा, रुद्रदेव ने गर्जना की। वो खून की बूंद आर्यन के शरीर में टपकी। उसी पल मानो कोई प्राचीन जादुई रचना जाग उठी। तरह तरह के प्राचीन रहस्यमयी मंत्र और डार्क वर्ल्ड के सील चिन्ह सब एक साथ चमकने लगे। हजारों बीस्टों के खून का अंश और सैकड़ों योद्धाओं की ब्लड लाइन का सार, सब कुछ आर्यन के शरीर में बिजली की तरह फट पड़ा। 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में उस बूंद की शक्ति ने आर्यन के शरीर के हर हिस्से को भर दिया। उसका दिल, उसकी चेतना, उसके 5 आंतरिक अंग, उसकी नसें, शक्ति चक्र, सब कुछ उस नई शक्ति से लबालब हो गया। उसका घायल शरीर और टूटी चेतना पागलपन की रफ्तार से ठीक होने लगी। 9 आसमानी परतों का दबाव अब कमजोर पड़ रहा था। बधाई हो आर्यन, तुमने एक नई ब्लड लाइन को अवशोषित किया है। विशेष इनाम 1 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 1000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1000 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। सिस्टम सूचना, क्या तुम ब्लड लाइन को सक्रिय करना चाहते हो? हाँ, आर्यन ने हैरानी से सिर हिलाया। क्या अभी तक ब्लड लाइन सक्रिय नहीं हुई थी? बिना सक्रिय हुए भी इतनी खतरनाक शक्ति फट सकती है? अरे हाँ पूर्वज, आपने जो ब्लड लाइन बनाई उसका नाम क्या है? आर्यन ने पूछा। पूर्वज रुद्रदेव ने उत्साह से कहा, 9 आकाश से लेकर नरक तक ये बेजोड़ है और तुम्हारे लिए खासतौर पर बनाई गई सबसे अनोखी ब्लड लाइन भी। लहू सम्राट ब्लड लाइन? क्या? आर्यन चौंक गया। लहू सम्राट ब्लड लाइन, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रही है। रुद्रदेव ने तंज भरे लहजे में कहा, सुनने में क्या, ये है ही दमदार, बस इंतजार कर और देख। आर्यन ने तुरंत सिस्टम में ब्लड लाइन के गुण देखे। ब्लड लाइन, लहू सम्राट ब्लड लाइन स्तर जी विवरण। अभी इस ब्लड लाइन की सिर्फ 10,000वें हिस्से की शक्ति सक्रिय हो सकती है। जितनी ज्यादा शक्तियां तुम निगोगे ये ब्लड लाइन उतनी ही ताकतवर होती जाएगी। अपने चरम पर ये देवताओं, गॉड्स, आसमान, धरती, हवा, दुनिया की हर चीज को निगल सकती है। वाह, ये तो जबरदस्त है। आर्यन ने विवरण पढ़ा और उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। देवता, आसमान, धरती और हवा को निगलने की ताकत। उसकी आवाज में हैरानी और खुशी थी। पूर्वज रुद्रदेव ने गर्व से हंसते हुए कहा, मेरे द्वारा बनाई गई ब्लड लाइन खराब कैसे हो सकती है? मानना पड़ेगा लड़के, तेरी किस्मत सचमुच अच्छी है। यह मेरा पहला मौका था जब मैंने कोई ब्लड लाइन बनाई और मुझे नहीं पता था कि यह कामयाब हो जाएगी। पहला मौका? आर्यन चौंक गया। पूर्वज, आप तो कमाल है। मैं आप पर इतना भरोसा करता था और आप कह रहे हैं कि यह आपका पहला मौका था। अगर यह कामयाब ना होता तो आप मुझे नाले में धकेल देते। उसकी आवाज में मजाक के साथ हल्का डर भी था। ये सचमुच खतरनाक था। पूर्वज रुद्रदेव ने ब्लड लाइन बनाने में पूरी गंभीरता बरती थी। उनका डार्क वर्ल्ड धरती से अलग था, वहां ब्लड लाइन ही सब कुछ थी। यदि आर्यन डार्क वर्ल्ड में जाने से पहले अपनी ब्लड लाइन को सक्रिय न करता तो वहां उसका कोई वजूद न होता। लहू सम्राट ब्लड लाइन खासतौर पर डार्क वर्ल्ड को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अपने चरम पर डार्क वर्ल्ड की हर ब्लड लाइन इसका खाना होंगी। पूर्वज रुद्रदेव ने हंसते हुए कहा, अब इतनी बातें मत कर। अगर तूने जल्दी नहीं की तो सचमुच सर्गेश्वर की इस चाल से मारा जाएगा। 9वीं आसमानी परत फट चुकी थी। अगर आर्यन ने अब कदम नहीं उठाया तो वह सचमुच खत्म हो जाएगा। हफ आर्यन ने गहरी सांस ली। उसकी सोच हिली और उसने खुद से कहा, मुझे अपनी ताकत दिखा। बन। आर्यन ने लहू सम्राट ब्लड लाइन सक्रिय कर दी। उसी समय उसने गॉड बॉडी की शक्ति वापस खींच ली। उसके शरीर से लाल रंग की खूनी धुंध निकलने लगी और यह धुंध अगले ही पल एक विशाल राक्षस में बदल गई जिसने अपना विकराल मुंह खोलकर सब कुछ निगलना शुरू कर दिया। चारों तरफ बिजली कड़क रही थी और आसमान धरती कांप रहे थे। 9वीं आसमानी परत के विस्फोट की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी और वह लगातार गायब हो रही थी। आसपास के लोग हैरान रह गए, ये क्या हो रहा है? एक मास्टर ने चौंक कर कहा, विस्फोट की शक्ति क्यों गायब हो रही है? सर्गेश्वर की आंखें भी काली पड़ गई। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन, उसने हैरानी से चिल्लाया।
बताया उसे सबसे बेहतर पता कि 9वीं आसमानी परत का धमाका कितना खतरनाक था। उस खतरनाक ताकत को कोई नहीं रोक सकता था। आर्यन जैसे मात्र एक मूलवीर के लिए उस शक्ति के झटके को झेलना बिल्कुल असंभव था। फिर ऐसा क्यों हो रहा था? धमाके की शक्ति लगातार सिकुड़ रही थी क्योंकि वह खूनी राक्षस उस आसमानी शक्ति को लगातार निगल रहा था। लहू सम्राट ब्लड लाइन की ताकत बस दूसरी ब्लड लाइनों को ही नहीं बल्कि हर तरह की शक्तियों को निगल सकती थी, और उसका सबसे बड़ा गुण था कि वह निली हुई शक्ति को तुरंत छोड़ सकती थी। कुछ ही सेकंड्स में 9वीं आसमानी परत की शक्ति पूरी तरह गायब हो गई और आर्यन को खरोच तक नहीं आई थी। ये देखकर हर कोई सन रह गया। पृथ्वीराज जो आसमान में था भी चौंक गया। ये लड़का सच में कमाल का है, उसने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने सर्गेश्वर को ठंडी नजरों से देखा। अपने दिल में उसने सोचा, हाँ आर्यन, लगता है तू सचमुच सिंह वंश का भविष्यवाणी वाला पात्र है, तो तू ही ड्रैगन क्षेत्र को खोलेगा। पृथ्वीराज को अब यकीन हो गया कि अगर आर्यन आसमानी समाधि जैसी तकनीक को झेल सकता है तो वह ड्रैगन क्षेत्र खोलने की ताकत रखता है। और वक्त का हिसाब लगाएं तो ड्रैगनों की विपदा और सिंह वंश की विपदा, दोनों विपदाएं 33,300 साल के फासले से आई थी और तीसरी विपदा अब बस 2 साल से भी कम वक्त में आने वाली थी। इस दौरान आर्यन जरूर पूरी ताकत से ड्रैगन क्षेत्र को खोलने की कोशिश करेगा। पृथ्वीराज को विपदा, सिंह वंश या ड्रैगनों के रिश्ते से कोई मतलब नहीं था। उसे चाहिए थी वह दिव्य शक्ति जो अमृतसूत्र से मिलेगी। वो ड्रैगनों की उस अमृता को चाहता था जो 10,000 साल तक ना मरे। लड़के, मुझे निराश मत करना, पृथ्वीराज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उधर सर्गेश्वर की चीख आसमान में गूंज रही थी। यह नहीं हो सकता, यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। एक मामूली मूलवीर तू मेरी आसमानी समाधि तकनीक की ताकत कैसे झेल सकता है? नालायक, तू आखिर है कौन? तू आर्यन नहीं हो सकता। वो हैरान था। 3 साल की साधना तो छोड़ो, 30 साल की साधना भी उस खतरनाक शक्ति को झेलने के लिए काफी नहीं थी। फिर आर्यन ये कैसे कर पा रहा था? आर्यन के होठों का कोना ऊपर उठा और उसने कहा, मैं तेरा बाप हूँ। सर्गेश्वर गुस्से से पागल हो गया। उसकी दिव्य वीर स्तर की शक्तियां फट पड़ी। कमीने, मेरे सामने इतना घमंड, इसका नतीजा मौत है। उसने चिल्लाते हुए अपनी हथेली से आर्यन की ओर फिर से हमला किया। मैं देखता हूँ तू मरता है या नहीं। उसके सिर पर चमकती सुनहरी रोशनी और ज्यादा चमकने लगी। किंग अब पागलपन की अवस्था में था। इस अवस्था में सर्गेश्वर की हमला शक्ति और ज्यादा बढ़ गई, उसकी गति और बाकी सभी गुण बढ़ गए, मगर उसे होने वाला नुकसान भी बढ़ गया। पागलपन अवस्था वह थी जहां रक्षा शक्ति को हमला शक्ति में बदला जाता था। जितनी ज्यादा हमला शक्ति उतनी ही कमजोर रक्षा शक्ति। यह आर्यन के लिए एक मौका भी था। सर्गेश्वर को अपनी ओर आते देख आर्यन की आंखें और सख्त हो गई। पूर्वज रुद्रदेव ने अचानक कहा सीधे सामने। सर्गेश्वर बहुत तेज था, इतना तेज कि आर्यन उसे साफ नहीं देख पा रहा था। वह बस रुद्रदेव पर भरोसा कर सकता था। उनकी आवाज सुनते ही आर्यन की हथेली हिली और धीरे से बोला, अब मैं तुझे तेरी ही तकनीक की शक्ति का मजा चखाता हूँ। उसी पल लहू सम्राट ब्लड लाइन की ताकत सक्रिय हुई। 9वीं आसमानी परत की शक्ति जिसे आर्यन ने अभी अभी निगल लिया था, दोगुनी ताकत के साथ फट पड़ी। लहू सम्राट ब्लड लाइन की खासियत यही थी कि यह किसी भी शक्ति को सोख सकती थी और उसे और खतरनाक बनाकर वापस छोड़ सकती थी। सर्गेश्वर अभी आर्यन के पास पहुंचा भी नहीं था कि एक पल में उसकी आंखें हैरानी से कांप उठी। उसकी अपनी शक्तियां उसके सामने फट रही थी। यह नामुमकिन है, वह चिल्लाया। वहां आयाम कांच की तरह चटक गया। इस हमले में इतनी ताकत थी कि यह पूरे नक्षत्र नगर को पल में उड़ा सकती थी। आर्यन उत्साह से चिल्लाया, पूर्वज, मेरी ब्लड लाइन तो सच में जबरदस्त है। पूर्वज, रुद्रदेव ने गर्व से कहा। तो तुझे क्या लगा था मेरे द्वारा बनाई गई ब्लड लाइन जबरदस्त नहीं होगी? हाँ, रुद्रदेव ने हंसते हुए आगे कहा, लेकिन लड़के, इसे बेकार में इस्तेमाल मत करना। तेरी ब्लड लाइन अभी सिर्फ सक्रिय अवस्था में है, ये पूरी तरह जागी नहीं है। ये बिल्कुल तेरे खूनी दिल मार्ग की तरह है, एक ऐसा रास्ता जहाँ पीछे मुड़ना नहीं है। अगर तू रुक गया तो तू खुद निकला जाएगा। आर्यन ने अपने मन में गर्जना की। योद्धा की साधना हमेशा से आसमान के खिलाफ जाने का रास्ता रहा है, भले ही कोई देवता सामने आ जाए। मैंने कभी पीछे हटने की नहीं सोची। 9वीं आसमानी परत की ताकत फटने के बाद सर्गेश्वर के सिर के ऊपर एक चमकीला लाल अंक उभरा। 1900 बीती 2, लगभग 20 करोड़ का नुकसान हुआ। आर्यन खुद हैरान रह गया। वह लहू सम्राट ब्लड लाइन की इस खतरनाक शक्ति को देखकर उत्साहित था, लेकिन साथ ही गुस्सा भी था, क्योंकि इतने भयानक हमले के बावजूद सर्गेश्वर जिंदा था। चल देखता हूँ तू कब तक जिंदा रहेगा। जब दुश्मन कमजोर हो तो उसकी जान ले लो। सर्गेश्वर अभी बुरी तरह घायल था। उसकी 1 अरब की HP अब घटकर 80 करोड़ हो गई थी। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और ड्रैगन स्लेयर को पूरी ताकत से घुमाया। परम स्ट्राइक। उसने गर्जना की ब्लेड की धार इतनी तेज थी कि हवा चीरती हुई सर्गेश्वर पर गिरी। पलक झपकते ही आर्यन का दूसरा वार तैयार था। डार्क ड्रैगन गॉड स्लश काली ऊर्जा की लहरें सर्गेश्वर को चीरती हुई निकली। उसने ड्रैगन स्लेयर वापस रखा और स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी निकाली। फिर लगातार हमले किए और आखिर में वह ऊंचा उछला और नीचे निशाना लगाया, गर्दन हरण। लेकिन सर्गेश्वर अभी भी नहीं मरा। उसका शरीर डगमगाया जरूर, पर वो खड़ा रहा। आर्यन का गुस्सा और भड़क गया। उसने गर्जना की। पलक तलवार आसमान
फट गया। एक सुनहरी रोशनी की किरण नीचे गिरी और सर्गेश्वर के सिर पर जोर से फटी। उसका शरीर जमीन में धंस गया, जमीन चटकी और एक विशाल गड्ढा बन गया। आर्यन फिर भी नहीं रुका, उसने अपनी मुट्ठियां कसी और आदमखोर किंग कॉन्ग की शक्तियों के साथ पहाड़तोड़ मुक्के से हमला किया। फिर एक के बाद एक मुक्के बरसने लगे जैसे कोई तूफान आ गया हो। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे साथियों को छुएगा, आर्यन चिल्लाया। उसका हर वार गुस्से और बदले से भरा था। सर्गेश्वर के सिर के ऊपर नुकसान के अंक लगातार उभर रहे थे, उसकी एचपी तेजी से कम हो रही थी, साथ ही आर्यन के अमर ऊर्जा पॉइंट्स भी पागलपन से कम हो रहे थे। वह लगातार अलग अलग तकनीकों से हमला कर रहा था, साथ ही उसके अमर ऊर्जा पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं भर रहे थे। अनंत अमर ऊर्जा इमोर्टल रूट पर भरोसा करके इसे भरना नामुमकिन था, लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, सर्गेश्वर को उड़ा दो। मृत्यु कट आइस मैग्मा अनंत फलक हथेली, एक के बाद एक वार और हर एक बेहद खतरनाक था। बस 10 मिनट में सर्गेश्वर को आर्यन ने पूरी तरह से कुचल दिया। वह हिल भी नहीं पा रहा था, उसके पास जवाबी हमला करने का कोई मौका ही नहीं था। आर्यन की चालें लगातार मशीन की तरह चल रही थी, लेकिन सर्गेश्वर मरा नहीं। 1 अरब की एचपी, यह मात्रा सच में बहुत डरावनी थी। हफ 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 आर्यन हाफ रहा था, उसके 7 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स पहले ही खत्म हो चुके थे। सर्गेश्वर के सिर के ऊपर बची करोड़ों की एचपी को देखकर आर्यन ने गला निगला और अपने दिल में गाली दी, लानत है, इतनी एचपी पर आर्यन के अमर ऊर्जा पॉइंट्स खत्म हो चुके थे। वह चाहकर भी अब और वार नहीं कर सकता था। यह ऐसा था जैसे उसे लकवा मार गया हो। हाथ होने के बाद भी वह किसी काम के नहीं। अब वह अपनी तकनीकें छोड़ने में असमर्थ था। सिर्फ 1 अरब की एचपी ही किसी को पागल करने के लिए काफी थी, लेकिन सर्गेश्वर अमर द्वीप का सबसे शक्तिशाली किंग नहीं था। अमर महल का पूर्वज और पश्चिमी अंधकार लोक का चंद्रनेत्र जैसे शक्तिशाली अस्तित्व भी थे। आर्यन ने आसमान में पितृराज को देखा और अपने मन में सोचा, दिव्य वीर स्तर का सर्गेश्वर ही 1 अरब एचपी वाला है, तो उस बूढ़े की एचपी कितनी होगी। आर्यन अभी अपनी सांसें समेट रहा था कि तभी सर्गेश्वर ने कुटिल हंसी के साथ कहा, तेरी अमर ऊर्जा खत्म हो चुकी है ना कमीने, अब घमंड करके दिखा, फिर मुझ पर हमला करके दिखा, अब तू थक चुका है। हाँ, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, पर उसकी आंखों में खून की प्यास अब भी जल रही थी। आर्यन ने उसे पिछले 10 मिनटों में बुरी तरह कुचला था, वह इससे बेहद नाक था। उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था जो पल पल बढ़ता जा रहा था। अब अगर आर्यन की अमर ऊर्जा वाकई खत्म हो चुकी थी तो उसकी सारी ताकत और शक्तिशाली तकनीकें बेकार थी। ऐसी स्थिति में आर्य एक मछली की तरह था जिसे काटने के लिए तैयार किया जा चुका हो। सर्गेश्वर उसे जैसे चाहे वैसे मार सकता था। सर्गेश्वर धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकला, उसकी आभा इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग कांप उठे। महाविद्यालय के मास्टर और शिष्य हैरान थे। सर्गेश्वर को इस तरह कुचला हुआ देखना उनके लिए अकल्पनीय था, लेकिन सर्गेश्वर था। अमर महल और कुछ चुनिंदा महाशक्तिशाली योद्धाओं को छोड़कर कोई उसे मार नहीं सकता था और ना ही कोई उससे बच सकता था। वह गुस्से में है, एक शिष्य ने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन अब मरेगा। दूसरा बोला, मैंने महाराज को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, ये वाकई डरावना है। अमर महल के एक एल्डर ने कहा। पितृराज का चेहरा भी चिंता से भर गया। अगर आर्यन की अमर ऊर्जा सचमुच खत्म हो चुकी थी तो उसके पास अब जवाबी हमले की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने धीरे से कहा, सर्गेश्वर तुम उसे नहीं मार सकते। सर्गेश्वर के होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, गुरुदेव आपकी आयु हर चीज से कीमती है, क्या आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं? कोई भी मुझे उसे मारने से नहीं रोक सकता, कोई नहीं। उसने गर्जना की, उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। आर्यन ने पिछले 10 मिनट में उसे बुरी तरह कुचला था, तरह तरह के शक्तिशाली हमलों से उसे मारने की कोशिश की। वह अब किसी भी कीमत पर उसे मारना चाहता था और अगले ही पल उसका शरीर एकाएक गायब हो गया। वह डर रहा था कि कहीं पितृराज बीच में न आ जाए। अगर पितृराज ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके पास कोई भी मौका नहीं बचता। दिव्य वीर और अनंत वीर के बीच का फासला आकाश पाताल जितना था, इसलिए उसने पहले हमला करने का फैसला किया। कमीने मर सर्गेश्वर की छाया ने आसमान को ढक लिया और उसने आर्यन की ओर पूरी ताकत से हमला किया। इस बार उसके हाथ में एक काली नीली तलवार चमक रही थी। पूर्वज रुद्रदेव तुरंत उत्साहित हो उठे, क्या शानदार चीज है। आर्यन के होठों पर मुस्कान उभरी, तो इसे लेते हैं। उसने सर्गेश्वर को देखा जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। मैंने पहले ही कहा था, जो मुझे मारने की कोशिश करेगा मैं उसे पहले नरक भेज दूंगा। तो सर्गेश्वर तू भी अब नरक जाने के लिए तैयार हो जा। जिस दिन तूने मुझसे दुश्मनी मोल ली नहीं, तुझे तो पहली बार देखते ही मैंने सोच लिया था कि तू मेरे हाथों ही मरेगा। आर्यन के माथे की नसें फड़क उठी और उसने गर्जना की, हयातो रागनार बाहर आओ। आसमान से 2 छाया उसके सामने उतरी। इनको बुलाने के लिए अमर ऊर्जा की जरूरत नहीं थी। और क्या सच में आर्यन की अमर ऊर्जा खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। उसके पास आवेग क्रिस्टल था जो एक बार में 10 लाख अमर ऊर्जा देता था। उसने इसे अब तक नहीं इस्तेमाल किया था क्योंकि यह उसका तृप्त का पत्ता था। फ्लेम ड्रैगन रूपांतरण तकनीक भी उसने अभी तक किसी के सामने इस्तेमाल नहीं की थी। यह उसके आखिरी हथियार थे जिन्हें वह तब तक नहीं खोलेगा जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। मारो, आर्यन ने हुक्म दिया। हयातो ने अपनी शैडो फैन तलवार उठाए और सबसे पहले हमला किया। रागनार उसके ठीक पीछे था और 2 नमूने, क्या तू इनके भरोसे मुझसे बच जाएगा? हाँ, सर्गेश्वर ने तिरस्कार
भरे लहजे में हंसते हुए कहा। वो हयातो और रागनार को जरा भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। 8 अमर महल के एल्डरों को मारना एक बात थी, लेकिन वह कौन था? वह था अमर महल का सम्राट, एक सर्वोच्च अस्तित्व। उसे मारना असंभव था, लेकिन 3 साल पहले की बात और थी और अब का वक्त दूसरा था। रागनार भी अब और शक्तिशाली हो चुका था। बस इतना ही नहीं, आर्यन ने उन्हें एक एक दिव्य कवच और 6 शैडो फैंग तलवारें भी दी थी। चारों दिशाओं में हमले शुरू हो गए, बल्कि इससे एक तरफा हमला कहना सही होगा, क्योंकि सर्गेश्वर एक भी वार नहीं कर पाया। वह तो बस हयातो और रागनार के 2 तरफा वारों की मार खा रहा था। उसके सिर के ऊपर लगातार नुकसान अनको भर रहे थे। हयातो की तलवार एक चक्रवात की तरह घूम रही थी, जो भयंकर नुकसान पहुंचा रही थी। उनकी हमलावर शक्तियां आर्यन से दर्जनों गुना ज्यादा थी और हर हमले 100% गंभीर थे। आर्यन के चेहरे पर एक घमंडी और नीच मुस्कान थी। उसने सर्गेश्वर की ओर इशारा करते हुए तंज कसा। अरे क्या हुआ बुड्ढे? थोड़ी देर पहले तो बहुत फुदक रहा था, अब क्या तेरी मां मर गई? अब आप जो स्वर की तरह मार खा रहा है। सर्गेश्वर कुछ कर ही नहीं पा रहा था। हयातो और रागनार का तालमेल इतना सटीक था कि वह लगभग अजय थे। जैसे ही सर्गेश्वर हमला करने की कोशिश करता, हयातो की तलवार उसके वार को बीच में ही रोक देती, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता। रागनार की बास्केटबॉल उसकी पीठ पर पड़ती। मुख्य बात यह थी कि हर हमला एक सुपर गंभीर वार था। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और लगातार हमलों ने सर्गेश्वर को और भी सदमे में डाल दिया। वह न भाग पा रहा था, न ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रहा था। बस हयातो और रागनार के हाथों कुत्ते की तरह पिट रहा था। हाँ सर्गेश्वर, देखिए अब उनकी ताकत यह है, मेरे अवतारों की भयंकर शक्ति। अगर उनमें से कोई एक होता तो शायद वह तेरा मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन दोनों के साथ में तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, पिछले 3 साल में उन दोनों का तालमेल इतना परिपूर्ण हो चुका था कि वे एक 9वें लेवल के स्वर्गवीर को मारने में बस कुछ ही मिनट लेते हुए दोनों मिलकर सर्गेश्वर को संभालने के लिए काफी थे। आर्यन का उत्साह चरम पर था। उसने सर्गेश्वर की ओर एक तीखी नजर डाली और आदेश दिया, अब शुरू करो जी मालिक। रागनार ने कहा। सर्गेश्वर की गर्दन पर पहले से ही एक लाल निशान घूम रहा था। रागनार ने अपनी सबसे बड़ी चाल को सक्रिय कर दिया था। वह अचानक उछला, अपनी शक्ति को बास्केटबॉल पर संकेंद्रित किया और हाथ घुमाते हुए नीचे वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और सर्गेश्वर के सिर के ऊपर एक अविश्वसनीय नुकसान की संख्या तैरने लगी। उसी वक्त आर्यन चिल्लाया, हयातो अब फलक तलवार से इसे खत्म कर दो। हयातो की फलक तलवार चाल आर्यन की चाल से कई गुना खतरनाक थी और अगर यह 6 शैडो फैंग तलवार के साथ चलाई जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, ये सोचना भी डरावना था। हयातो ने जोर से गर्जना किया। एक सफेद चमकती हुई तलवार की सी रोशनी आसमान से सीधी सर्गेश्वर के सिर पर गिरी। पल में उसका शरीर चटक गया और बीच से 2 हिस्सों में कट गया। उसका दिल और चेतना का सागर टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके सिर के ऊपर एचपी की लंबी पट्टी पूरी तरह खाली हो गई। नुकसान इतना भयंकर था कि वह गिनती की सीमा से परे था। 6 शैडो फैंग तलवारों के साथ फलक तलवार का भयंकर हमला। बताओ इससे ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है? पूछता हूँ, और कौन है जो इसका मुकाबला कर सकता है? जैसे ही सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन ने जल्दी से कहा, अमर मूल्य छोड़ो। 100 अमर मूल्य एक झटके में गायब हो गए। बधाई हो आर्यन, तुमने अमर द्वीप के सम्राट सर्गेश्वर को मारा है। तुम्हें 10 एक्सपी पॉइंट्स, 10 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें आसमानी दफन तकनीक मिली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें प्राचीन आसमानी तलवार मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें आसमानी चक्र इमोर्टल रूट मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें आसमानी रूह इमोर्टल रूट मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें आसमानी उल्का इमोर्टल रूट मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें आसमानी भाग्य शक्ति मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, टाटा जा 50 स्वर्ण तारा मिले हैं। बधाई हो आर्यन, एक विशेष इनाम अमर शक्ति तोप मिली है। सिस्टम की अधिसूचना एक के बाद एक किसी संगीत की तरह गूंज रही थी। आर्यन का मन उत्साह और खुशी से भर गया। मजा आ गया। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, सम्राट को लूटने का आनंद ही अलग है। आसमानी तलवार भी मिल गई, लेकिन तभी उसकी नजर स्पेस रिंग पर पड़ी। अरे रुको, वो चिल्लाया, पूर्वज मेरी आसमानी तलवार, आपने इसे निगल लिया। आर्यन को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला था कि उतनी देर में आसमानी तलवार को पूर्वज रुद्रदेव ने निगल लिया। उसने तो ये भी नहीं देखा था कि उस तलवार के गुण क्या थे। पूर्वज रुद्रदेव ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, रुको लड़के, जब मैं इस तलवार की शक्ति को अवशोषित कर लूंगा तो मेरी शक्तियां एक और कदम आगे बढ़ जाएंगी। मेरी आत्मा फिर से एकत्र हो सकेगी। ये तलवार तुम्हारे लिए बेकार थी। आर्यन का चेहरा कड़वाहट से भर गया। बेकार थी तो भी कम से कम मुझे इसे एक बार देखने तो देते। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? उसके पास एकमात्र तलवार थी और उसे देखने का मौका भी नहीं मिला। उसका दिल टूट गया। वह इतने दर्द में था कि उसका शरीर थरथरा रहा था। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, अगली बार, अगली बार, अगली बार क्या? आर्यन ने तंज कसते हुए कहा। भले ही प्राचीन आसमानी तलवार रुद्रदेव ने निगल ली थी, लेकिन आर्यन को उन पर जरा भी गुस्सा नहीं था। ये सुनकर कि उनकी अवशिष्ट आत्मा फिर से एकत्र हो सकती है, वह खुश था। इसका मतलब था कि रुद्रदेव की शक्तियों में जबरदस्त इजाफा होगा और यह आर्यन के लिए भी फायदेमंद था। लेकिन उसी समय जब सर्गेश्वर का अंत हुआ, पितृराज की हथेली हिली और उसने सर्गेश्वर की आत्मा को एक अदृश्य ऊर्जा से अवशोषित कर लिया। सर्गेश्वर का मन और चेतना भले ही मर चुकी
थी, लेकिन उसकी आत्मा बच गई थी। पृथ्वीराज ने मन ही मन कुटिल हंसी हंसी, हाँ नालायक, मेरे साथ बगावत करने वालों का यही अंजाम होता है। https pocket novel 1link.me/, जो कवाई PHC की के तुरंत बाद बिना किसी को प्रतिक्रिया करने का मौका दिए पृथ्वीराज ने तुरंत घोषणा की, आज से आर्यन अमर महल का सम्राट है। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नक्षत्र नगर शून्य रह गया। लोग अभी तक आर्यन द्वारा सर्गेश्वर को मारने के झटके से उभर भी नहीं पाए थे। यह उनके लिए एक और विस्फोट था। बुर्जुग सर्गेश्वर को आर्यन ने मार डाला। हे भगवान, अभी क्या हुआ? मूलवीर स्तर के आर्यन ने दिव्य वीर सर्गेश्वर को मार डाला, जो कि अमरद्वीप का सर्वोच्च योद्धा था। ये कैसे, क्यों? इस सदमे के बीच एक और आवाज गूंजी, आर्यन अमर रहे। पागल दरिंदे, पागल दरिंदे, पागल दरिंदे। यह आवाज एक जगह से शुरू हुई और धीरे धीरे फैलती गई। अंत में पूरे नक्षत्र नगर में हर कोई पागल दरिंदे के नारे लगा रहा था। खासकर युवा योद्धा जिनका खून उबल रहा था, वे उन्माद में चीख रहे थे। आर्यन उनका आदर्श था। अमर महल के एल्डर एक साथ घुटनों पर बैठ गए। सप्तचर्क महाविद्यालय के सभी मास्टर शिष्य भी झुक गए और एक स्वर में बोले, हम सम्राट को नमन करते हैं। आर्यन अब अमर महल का सम्राट बन चुका था, पर आर्यन जानता था कि यह सम्राट का ताज सिर्फ नाम का है। असली ताकत अभी भी पृथ्वीराज के हाथों में थी। सर्गेश्वर भी उसका एक मोहरा था और अब वह खुद उसकी जगह ले चुका था। पृथ्वीराज ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आर्यन बधाई हो। ऊपर आसमान में एक भगवान की तरह तैरते पृथ्वीराज को देखते हुए आर्यन के होठों पर एक तीखी सी मुस्कान उभरी, क्योंकि पृथ्वीराज के शरीर से निकलने वाली रोशनी आकाश और धरती को ढक रही थी। वह वास्तव में किसी भगवान से कम नहीं था। आर्यन ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ठोस चीज मिले तो बेहतर होगा। पृथ्वीराज ने कहा, अब तुम अमर महल के नए सम्राट हो तो पूरे अमर द्वीप की हर चीज पर तुम्हारा हक है। तुम अमर द्वीप के प्रतिनिधि हो तो किसी को भी आदेश दे सकते हो। मगर उसकी आवाज गंभीर हो गई, हर सम्राट को एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। सिर्फ इस इम्तिहान को पास करने वाला ही सच्चा सम्राट और अमर द्वीप का सच्चा स्वामी बन सकता है। जब तक तुम यह इम्तिहान पास नहीं कर लेते, तुम अमर महल में प्रवेश नहीं कर सकते। इम्तिहान? ये तो बकवास था, ऐसा कोई इम्तिहान था ही नहीं, ये पृथ्वीराज द्वारा थोपा गया था। आर्यन ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया, पर उसके दिल में सब कुछ साफ था। फिर भी अभी वह पृथ्वीराज का मुकाबला नहीं कर सकता था। हयातो और रागनार भी उसके सामने कुछ नहीं थे और वह खुद शायद अनंत वीर स्तर के पृथ्वीराज के एक हमले को भी नहीं झेल पाएगा। उनके स्तरों में आकाश पाताल जैसा फासला था। इस समय पृथ्वीराज से सीधा टकराव पागलपन होगा। इसके अलावा पृथ्वीराज का नाम पीला था, जिसका मतलब था कि वह उस पर हमला नहीं कर सकता था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा इम्तिहान? पृथ्वीराज ने कहा, इम्तिहान के बारे में तुम भी जानते हो। पश्चिमी राक्षसों की 10 लाख की सेना हम पर चढ़ाई कर रही है। तुम्हारा इम्तिहान है इस सेना का मुकाबला करना। मगर तुम सप्तचर्क महाविद्यालय या अमर महल के किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ अपने बल पर यह करना होगा। क्या? पृथ्वीराज के शब्द खत्म होते ही आर्यन ने गुस्से में चीखकर कहा, उसने सर्गेश्वर को इसलिए मारा था ताकि वह अमर द्वीप का सम्राट बन सके, सभी परिवारों और योद्धाओं को आदेश दे सके और फिर राक्षसी सेना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ सके। लेकिन पृथ्वीराज के इन शब्दों ने उसकी सारी योजना चकनाचूर कर दी। यह चाल बहुत ही जहरीली थी। पृथ्वीराज ने सीधे आर्यन की कमजोर नस पर वार किया था। पृथ्वीराज की आवाज गंभीर हो गई, उसकी आवाज नक्षत्र नगर के हर कोने में गूंजी। उसने कहा, यह नए सम्राट का इम्तिहान है। यदि वह इसे पास कर लेता है तो वह अमर द्वीप का सम्राट बन जाएगा। इस इम्तिहान के दौरान मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसकी मदद करे। उसकी मदद करना उसका भला नहीं बल्कि नुकसान होगा। केवल इम्तिहान पास करने के बाद ही वह अमर द्वीप का सच्चा स्वामी बन सकता है। यह एक और क्रूर चाल थी। इसने आर्यन को पूरी तरह से कोने में धकेल दिया। उसकी सारी संभावनाएं नष्ट हो गई। वह सर्वोच्च बनकर सप्तचर्क महाविद्यालय को आदेश देना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और नक्षत्र नगर के लोग जो सच्चाई से अनजान थे, इसे सिर्फ आर्यन का इम्तिहान समझेंगे और राक्षसी सेना के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वास्तव में ये बेहद क्रूर चाल थी, मानना पड़ेगा। पृथ्वीराज बहुत चालाक था। उसके शब्द किसी सुपर अंतिम हमले से भी ज्यादा खतरनाक थे। उसने आर्यन को सीधे खाई के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। भले ही वह सर्गेश्वर को मार चुका था, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ।